हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी जिस मूवी के बारे में, उस मूवी का नाम है ये दिल आशिकाना। ये दिल, कुछ याद आई ये धुन जो सन 2002 में बजा करती थी। और बड़ा ही सुनकर एक अजीब सा एक नॉस्टैल्जिया आ गया होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग सुन सुन के बड़े हुए हैं। कभी अपने रेडियो स्टेशन पर, तो कभी वॉकमैन में, तो कभी आप कह सकते हैं अपने ऑडियो कैसेट में हम इसको टेप रिकॉर्डर में सुना करते थे और इन्जॉय किया करते थे। तो कभी कभी टीवी पर जो गाने आते थे उनको देखकर खुश हो जाते थे एडवर्टिजमेंट के ज़रिए। तो ये वो पुरानी यादें हैं जो काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। तो ऐसी ही खूबसूरत यादों को आज हम तरोताज़ा भी करेंगे। और इस फिल्म के बारे में भी मैं बात करूँगी कि ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म से किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसने सबको चौंका दिया, क्योंकि फिल्म हो गई बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में काम करने वाले दो मुख्य सितारे यानी कि करण नाथ और जीविदा शर्मा का करियर आगे नहीं चला। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इतना शानदार फिल्म में अभिनय करने के बाद, शानदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, उसके बावजूद भी इन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये इन दोनों के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर और शायद आखिरी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, क्योंकि इसके बाद ना ही इनको कोई ढंग की फिल्म मिली और ना ही उसने कोई ऐसा कमाल किया जो इस फिल्म ने किया। और इस फिल्म का कमाल होने में सबसे बड़ा हाथ इस फिल्म के म्यूज़िक का था, जो दिया था नदीम श्रवण साहब ने। और इस फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अरुणा ईरानी जी ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली, जो अरुणा ईरानी जी के हस्बैंड हैं। कुकू कोहली जी ने सबसे पहला ब्रेक दिया था अजय देवगन को फूल और कांटे में, और उसके बाद सबसे ज़बरदस्त ब्रेक दिया करण नाथ को। मैं आपको बता दूं कि करण नाथ जो हैं सन 2001 में पागलपन नाम की फिल्म से, पागलपन थी या दीवानापन थी, नहीं पागलपन थी, उसमें उन्होंने अपना डेब्यू किया था। और इसी फिल्म से संभावना सेठ ने भी अपना डेब्यू किया था, क्योंकि वो भी इस फिल्म में एक सॉन्ग के लिए थी। शायद एक सॉन्ग था, या आई डोंट नो वो थी, क्योंकि मैंने ये फिल्म नहीं देखी। लेकिन इस फिल्म का जब जब जिक्र आता है तो संभावना की बात होती है, क्योंकि उनका शायद एक आइटम सॉन्ग था इस फिल्म में। हालांकि मैंने तो फिल्म नहीं देखी। तो लेकिन करण नाथ को सबसे बड़ी पहचान और सबसे आखिरी पहचान इस शो से मिली। वो बात शो कह रही हूँ, सॉरी, इस फिल्म से मिली। शो मैं इसीलिए भी बोल पड़ी क्योंकि कुछ समय पहले करण नाथ बिग बॉस सीज़न जो ओटीटी पर पहला सीज़न आया था उसमें भी एज अ कंटेस्टेंट वो जा चुके थे। वो बात अलग है कि वहाँ पर उनका स्टे इतना अच्छा लोगों को लगा नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को देखकर जो चेहरा उन्होंने कभी अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में देखा था टीवी पर, उसे देखकर काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। जो चेहरा धुंधला पड़ गया था, उस चेहरे को वापस से एक क्लियरिटी रियलिटी शो में देखने को मिली। फिर शो से निकलने के बाद उन्होंने शादी कर ली, फिर उनको एक बेटी पैदा हो गई। उधर जीविदा की बात करूँ तो जीविदा इससे पहले, ये दिल आशिकाना से पहले, वो साउथ की फिल्में कर रही थी, लेकिन उनको सबसे बड़ा ब्रेक इस फिल्म में मिला। लेकिन इस फिल्म को करने के बाद उनको कुछ खासा काम नहीं मिला। और अरुणा ईरानी के प्रोडक्शन में बने दो सीरियल, तुम बिन जाऊं कहाँ और डोली सजा के रखना, में उन्होंने काम किया। उसके बाद जो है उन्होंने कुछ पंजाबी सिनेमा में भी अपना लक आजमाने की कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहानी है इस फिल्म की। इस फिल्म के गाने आज भी लोग याद रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में जो काम करने वाले सितारे थे उनके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता, क्योंकि उन सितारों को आगे कुछ अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है। हालांकि करण नाथ खुद जो हैं एक नेपो प्रोडक्ट हैं, उनके फादर प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनकी माँ राइटर रह चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई करियर चला नहीं। और मिस्टर इंडिया में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी करण नाथ काम कर चुके हैं।
उसके बावजूद भी शायद ये उसी कोटे से आते हैं जहाँ पर नेपो किड के पास टैलेंट तो होता है पर उसको सपोर्ट नहीं होती। शायद मुझे लगता है करण नाथ भी उसी कोटे से हैं, या फिर क्या गिमिक्स क्या पॉलिटिक्स इन्होंने फेस करी, जेविदा ने फेस करी, जिसके बाद शायद ये इसी मूवी के होके रह गए और इसके बाद किसी और मूवी से इनको कोई पहचान नहीं मिली। और कई साल बाद अब जाकर ये फिल्म दोबारा से बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि अगर ये फ़िल्म, मुझे नहीं पता कब रिलीज़ हो रही है, या हो सकता है ये रिलीज़ हो चुकी हो, तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ये फ़िल्म देखें और उस टाइम के सिनेमा को आप थोड़ा सा करीब से देखें कि आज से करीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुए और उस टाइम पर कैसा हमारा सिनेमा होता था, कैसे इतने टेक्निकल हमारे पास सुख सुविधाएं ना होने के बावजूद भी कितनी मेहनत आर्टिस्ट करते थे, टेक्नीशियंस करते थे। तो वो दौर में आपको झांकने का एक मौका मिलेगा। और सन 2002 एक ऐसा साल था कि जिन फिल्मों से उम्मीद थी वो फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो फिल्में हिट हो रही थी, और बहुत कम ऐसी फिल्में थी जिनसे उम्मीद थी और वो उम्मीद से ज़्यादा चल गई। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ईयर था सन 2002। और सन 2002 मेरे जीवन में भी बहुत सारी अच्छी बुरी उथल पुथल मेमोरीज़ लेकर आया था, जिसको आज भी मैं याद करती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी थोड़ा अफसोस भी होता है कि क्या वो ज़माना था, क्या वो फसाना था, क्योंकि बहुत कुछ मेरी लाइफ में भी उस टाइम पर हो रहा था। मैं भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रही थी और मेरी फैमिली में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी। जैसे कि मेरी फैमिली में 2 शादियां थीं बैक टू बैक, एक फरवरी में 2002 में और एक थी नवंबर में। तो मेरे घर में पूरा का पूरा एक शादी जैसा माहौल इसीलिए भी था क्योंकि हमारी जो दादी थी वो हमारे साथ रहती थी। तो जिस घर में बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं वहाँ पर जो ज़्यादातर मेहमान वगैरह आते हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों से मिलने हर कोई आते हैं, और ख़ास तौर पे अगर बड़े बुज़ुर्गों के ही वो रिश्तेदार हों, उन्हीं के सगे भाई बहन हों, तो वो उसी जगह जाएंगे जहाँ पर उनके बहन भाई रहते हैं। यानी कि मेरे जो दादी के जो बहन भाई थे सगे, वो ऑब्वियसली हमारे घर ही आएंगे क्योंकि हमारी दादी हमारे साथ रहती थी। तो वो आते थे और रहते थे, और हमारी बेचारी माँ, मतलब इसी साल मेरी मदर को दोबारा से बैक में इशू हुआ था। पहली बार सन 2001 में हुआ था और एग्जैक्टली 1 साल बाद उनको वापस से वो पेन बैक में हो गया था। उसके बावजूद भी बेचारी बेल्ट लगा लगा कर सारे घर का काम करना, फिर घर में जिनकी शादी हुई है वो भी आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छे से ऑनर में लंच करना, फिर चीज़ें मैनेज करनी, डेकोरेशन। हम लोग तो खैर उस एज में थे जहाँ पर हमें सब चीज़ें दिखाई तो दे रही होती थी, समझ तो आ रही होती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं हम लोग अपनी उसमें रहते थे कि हाँ चल यार घर में मेहमान आएंगे, रौनकें आएंगी, मम्मी अपना बिज़ी रहेंगी, हमें पढ़ाएंगी नहीं, हमारे पीछे पीछे नहीं रहेंगी, चहल पहल होगी, एक्साइटमेंट होगी। क्योंकि क्या होता है ना, पहले हम लोगों के पास फ़ोन वगैरह तो होते ही नहीं थे, तो आना जाना मिलना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब वो कहते हैं ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, वही वाली बात हो गई है। अब तो किसी रिश्तेदार का आने का 2 महीने पहले से पता चल जाता है तो टेंशन हो जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, मेहमान बड़े प्यारे लगते थे, बड़े अपने लगते थे, अपने ना होकर भी अपने लगते थे। अब ऐसे हो गया है कि मेहमान अपने तो कहीं से लगते ही नहीं, भले ही वो कितने करीब के क्यों ना हो। सबके सब कैमरा लगते हैं, स्पाई एजेंट लगते हैं, मतलब रेकी करने के लिए घर में आए हैं हमारी। खुद तो अपने आप को डिजिटल लॉक लगाकर उन्होंने अपने घरों के राज को बंद कर रखा है, लेकिन हमारे जो घर में जो ताले लगे हुए हैं लोहे के, उनको तोड़ने को आ जाते हैं। जो हमारे प्राइवेसी है उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो ये मुझे बड़ी उलझन होती है। और क्या होता था, जब घर में मेहमान आते थे तो बेचारी हमारी माँ जो है अकेली, देखिए एक बात तो मैं कहूँगी कि जो लोग बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं उनको भले ही सोसाइटी में मान सम्मान ज़रूर मिलता है, लेकिन अंदर खाने उनके घर में बड़ा कलेश मचा रहता है।
क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जहाँ पर होते हैं तो उन्हीं को लेकर जो घर के जो दूसरे सदस्य हैं, जो यंग हैं, बच्चे हैं, वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं। और कई बार जेन्युइन चीज़ें होती हैं तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती कि चलो कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग बीमार है तो चलो उसकी तबीयत के अनुसार घर पे जो है चीज़ें बनेंगी, या कोई बाहर जाएगा कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब किसी बड़े बुज़ुर्ग का कोई रिश्तेदार घर में आ रहा होता है, तब देखिए ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी को काम होता है तो वो घर की लेडी को होता है। तो उस बेचारी को अपना भी काम होता है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। सारा टाइम बच्चों में, घर में, हस्बैंड में, सास को देखो, उसको देखो। फिर जब उसको चंद अपने पल मिलने लगते हैं, तब जी सासू जी के अपने रिश्तेदार आ गए। तो वो बेचारी ना किसी से कह पाती है ना सह पाती है। गुस्सा बच्चों पे निकलता है या तो पति पे निकलता है, और पति पे निकलता है तो बच्चों देखते हैं कि भाई माँ बाप लड़ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि पहले के टाइम में अगर बच्चे कोई अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहे तो फिर बच्चों की सुनी नहीं जाती थी। आजकल के बच्चों की तो बहुत सुनी जाती है। पहले क्या होता था, बच्चे स्टैंड लेते थे तो बहस करते हो, क्यों बोलते हो, क्या है, बड़ों की बातों में बीच में मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, चुप रहो, ये क्या है, बस तुमको तो ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन अब जब बच्चे कुछ बोलते तो माँ बाप कहते हैं हाँ भाई, बोलना चाहिए, बोलने वाले बच्चे होने चाहिए, स्मार्ट बच्चे होने चाहिए, काउंटर अटैक करने वाले बच्चे होने चाहिए। मैं सोचती हूँ जब मैं बोलती थी तो मेरे को तो सब, मतलब मेरे मैं ऐसा क्या गलत बोलती थी? मैं तो लॉजिकल बात करती थी, और सामने वाले को भी पता है कि ये लॉजिकल बात कर रही है। और यहाँ पर छोटा बच्चा है, आज की जनरेशन का है, अगर वो थोड़ी इलॉजिकल बात भी कर रहा है तो भी नहीं भाई, उसको बोलना आना चाहिए, उसको अपना पक्ष रखना आना चाहिए। भाई मैं फिर क्या बोलूँ? तो खैर ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा अपनी दिशा में निकल जाती हूँ अपना, मैं अब मैं क्या बोलूँ, मेरा ये पुराना ही प्रॉब्लम है। तो ये सन 2002 काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर रहा मेरे लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना भी एक पर्सनल टच आपको दूं। तो खैर ये फ़िल्म की कहानी कुछ कॉलेज के प्रेमी से शुरू होकर फिर बागी तक पहुंचती है, और क्या क्या इसमें धुआंधार एक्शन है। ये थ्रिलर लव स्टोरी है, क्योंकि एक सीधा साधा सा लड़का होता है जिसको प्यार हो जाता है एक अमीर आदमी की बहन से। जो जो अमीर आदमी है उसके कनेक्शन गलत लोगों के साथ में हैं, जो देश का अहित चाहते हैं, और इसी अहित के चक्कर में वो एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, और इत्तेफाकन उस प्लेन में होती है वो लड़की जिसकी बहन का जो भाई है वो उन लोगों का सो कॉल्ड दोस्त है। अब खैर ये बातें तो बाद में खुलती हैं, लेकिन जब हीरो को पता चलता है कि मेरी हीरोइन उसी प्लेन में है तो वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, चला जाता है उस प्लेन को बचाने के लिए, और दुश्मनों की चाल को नाकामयाब कर देता है। ना कि अपनी सिर्फ महबूबा को, बल्कि प्लेन में फंसे सभी बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को, जितने भी लोग उस प्लेन में मौजूद होते हैं, पायलट, एयर होस्ट्रेस, सबकी जान बचा कर ले आता है। तो जाहिर सी बात है वो जो दुश्मन होते हैं वो उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं, और जो लड़की का भाई होता है वो भी उस लड़के के पीछे पड़ जाता है कि यार एक तो ये मेरी बहन से प्यार कर रहा है, और दूसरा मेरे सो कॉल्ड दोस्तों की प्लानिंग को इसने ख़राब कर दिया। तो सारे के सारे जो मिलकर पीछे पड़ जाते हैं उस लड़के के, और लड़का लेके भाग जाता है। बड़े इसकी जो भाई साहब हैं, जो अपने आप को बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष दिखाते हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी जो दोस्ती है वो गलत लोगों के साथ है, तो उन्हीं की बहन को लेकर वो फरार हो जाता है, और दोनों प्यार में पागल प्रेमी भाग रहे हैं और पीछे पड़े हैं गुंडे। तो एक तरीके से पूरा एक्शन ड्रामा है। और कॉलेज की जो एक इनोसेंट मोहब्बत होती है उसको भी बड़े अच्छे से फिल्म में दिखाया गया है। रूठना, मनाना, झगड़ना, प्यार, इकरार, टकरार, रोमांस, सारे एलिमेंट कुकू कोहली जी ने इस मूवी में दिखाए हैं, और अच्छा खासा पैसा भी लगाया था, और इस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाई करी है। और यही वजह है कि इतने सालों के बाद इस फिल्म को दोबारा से रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और मुझे करण नाथ और जीविदा के लिए भी काफ़ी खुशी है कि फाइनली जो लोग उसे नहीं भी जानते थे उन दोनों को, वो दोनों भी
उनको देखेंगे, उन दोनों को देखेंगे, वो लोग भी जानेंगे कि अच्छा ये लड़की थी, अच्छा ये लड़का था, कहाँ था ये लड़का, अब कहाँ है, अब ये लड़की कहाँ है। तो ये मुझे कुछ अच्छा लगता है कि जो जनरेशन आज की है, जो बिल्कुल जानती नहीं है, उनके सामने ये बातें आनी, ये चेहरे आने ज़रूरी हैं कि ये ऐसे चेहरे थे जिनको एक ही बार बस ज़िंदगी में कामयाबी चखने का मौका मिला और उसके बाद ये चेहरे कहाँ के कहाँ गायब हो गए हैं कि आज तक इनका नामो निशान ठीक से दिखाई देकर भी दिखाई नहीं देता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मुझे खुशी है और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अगर मुझे ये मूवी का लिंक यूट्यूब पर मिला तो मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी। फ़िल्म की कहानी तो देखिए मैं ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, मैंने भी बहुत साल पहले इस मूवी को देखा था, दोबारा कभी देखने का मौका नहीं मिला। पता नहीं ये टीवी पर आई नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म अच्छी थी और देख सकते हैं। और उस टाइम के हिसाब से फ़िल्म में वो सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो पहले फ़िल्मों के लिए रखे जाते थे। और आप देखिए कि कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद भी किस्मत अगर आपका साथ दे और पब्लिक साथ दे तो फिर वो फ़िल्में भी चलती हैं। हालांकि वो खुशकिस्मत फ़िल्में कम ही होती हैं जिनको पब्लिक का और किस्मत का भरपूर साथ मिलता है, वरना ज़्यादातर तो बड़े बड़े नामों वाली फ़िल्मों को ही तवज्जो मिलती है। बट अब खैर ज़माना काफ़ी चेंज हो गया, अब सन 2026 आ गया है, कहाँ सन 2002 हुआ करता था और आज सन 2026 है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अब कितना बॉलीवुड में भी चेंज आ गया है और पब्लिक के नज़रिए में भी काफ़ी चेंज आ गया है। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी फ़िल्मों को एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अरुणा ईरानी जी और कुकू कोहली जी को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अरुणा ईरानी जी का तो एक बड़ा ही लंबा करियर हमने देखा है और कुकू कोहली जी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इनकी भी काफ़ी फ़िल्में हैं। और मतलब मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कई ऐसी फ़िल्में बनाई हैं जिन्हें हमने देखा है, पसंद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन फ़िल्मों में काम करने वाले किरदारों ने फिर आगे जाकर अच्छा काम किया, अच्छे मौके मिले। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता इस फ़िल्म के बाद कुकू कोहली जी ने कोई और फ़िल्म बनाई थी, नहीं बनाई थी, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो इतनी कामयाब भी रही, लेकिन इसमें काम करने वाले सितारों को काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ा और शायद आज भी कर रहे हों, क्या पता। और करण नाथ की भी तो काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं कि वो डिप्रेशन में भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक अच्छी खासी होप जब एक इंसान को मिलती है कि हाँ वो कुछ कर सकता है, वो कुछ अपने आप को साबित कर सकता है, जब उसको ऐसी उम्मीद मिलती है और फिर उसके बाद जब उसका टाइम आता है तो उस टाइम पर उसको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो अफसोस तो होता ही है। और फिर उस दौर में कई ऐसे और भी एक्टर्स होंगे जो करण नाथ की एज के होंगे और आज वो शायद बहुत नाम कमा चुके होंगे। तो ये देखकर भी बुरा लगता है कि यार ये मुझसे बस कुछ वक्त ही पीछे था और आज ये मुझसे आगे हो गया। तो देखिए बुरा तो लगता है, तकलीफ़ तो होती है, इंसान है, मैं समझती हूँ इस बात को और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करती हूँ। और मैं बता दूं कि जो अरुणा ईरानी जी हैं वो कुकू कोहली की सेकंड वाइफ है। कुकू कोहली जी इससे पहले भी उनकी भी एक फैमिली रह चुकी है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो ये उनकी सेकंड वाइफ है। पहले क्या होता था ना कि एक्ट्रेसेस की जब एज निकल जाती थी तब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, किसी मैरिड आदमी के साथ दिल लगाकर घर बसाना। क्योंकि जो अच्छे लड़के होते थे, जो उनकी एज के लड़के होते थे, वो तो शादी करके सेटल हो जाते थे। क्योंकि पहले एक्ट्रेस की करियर की पीक पर शादी करना मतलब अपना करियर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देना। तो इसी चक्कर में एक्ट्रेसेस जो हैं वो काफ़ी एज की हो जाती थी, फिर उनको मिलते थे वही शादीशुदा मर्द और फिर क्या होता था कि एज इतनी बढ़ जाती थी कि बच्चे भी नहीं हो पाते थे। अरुणा ईरानी जी के कोई बच्चे नहीं हो सके बिकॉज ऑफ एज इशू, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली हैंडल किया
और आज वो अपने भाई के बच्चों को ही अपने बच्चों की तरह मानती हैं, प्यार देती हैं। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में ही अपने भाई बहनों को ही जिम्मेदारी को उठाया और उन्हें ही अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, उनकी शादियां करवाई, उनके करियर बनाए। तो एक तरीके से देखिए, ममता जो होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस ममता की भूख को आपको कहते हैं ना, उस क्रेविंग को आपको करने के लिए, पूरा करने के लिए खुद का बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों के बच्चों में, अपनों के बच्चों में आप अपना ममता आप ढूंढ सकते हो, जो अरुणा ईरानी जी ने किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। जो औरत की जो ममता होती है, वो किसी की मोहताज नहीं होती है, वो उसको कैसे भी, किसी भी फॉर्म में वो पूरा कर सकती है। आई थिंक मैं ये बात कई बार अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ। लेकिन वही वाली बात होती है कि सोसाइटी की एक झूठी मान्यता कि जब तक एक औरत माँ नहीं बनेगी वो संपूर्ण नहीं होगी, ये स्टूपिड थिंकिंग की वजह से औरतें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, समाज से भी बहुत कुछ सुनती हैं। इस वजह से बेचारी डिप्रेशंस में भी चली जाती हैं। अब तो खैर औरतें काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, समझदार हैं, वो ये बात जानती हैं कि हमें अपने मदरहुड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बात थी अरुणा ईरानी जी की। तो ये फिल्म अच्छी है। इसमें अरुणा ईरानी जी का भी किरदार है, जो करण नाथ की मदर की जिन्होंने भूमिका निभाई है। तो अच्छी फिल्म है और आपको पूरा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली ये फिल्म है। और देखिए और उस दौर को याद कीजिए। और मेरे को अगर लिंक मिलेगा यूट्यूब पर, ये मुझे फ़िल्म मिलेगी तो मैं ज़रूर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको इस फिल्म को सिनेमा घर में जाकर देखने की इच्छा है तो मैं तो कहूँगी ज़रूर जाइए, देखिए और उस सिनेमा को एंजॉय कीजिए जो आज की तारीख में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म का बस मैं यही रिव्यू करूँगी, ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताऊँगी नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि एक एक्शन थ्रिलर लव स्टोरी है और काफ़ी मेहनत लगी है बनने में। इसमें एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं और अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम दोनों एक्टर्स ने किया है। और जितने भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। मैं ज़्यादा सबकी डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी इशू है। और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को अगर हॉल पे देखने जाएं तो अच्छा है। मैं कोई और भी कोई सरप्राइज़ को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे सिनेमा घर में अगर जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए और नदीम श्रवण का एवरग्रीन म्यूज़िक आप इंजॉय कीजिए। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी फ़नी लगें आज के हिसाब से कि अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। लेकिन पहले सिनेमा ऐसा ही होता था क्योंकि जो सिनेमा देखने वाले जो ऑडियंस होती थी वो ऐसी ही मासूम होती थी। तो मासूम ऑडियंस के लिए ही ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। वो बात अलग है कि अब की जो ऑडियंस है वो काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शातिर हो गई है। तो अब दूसरे तरीके से चीज़ें बनती हैं। पहले बहुत सारे लूप होल्स आपको जो हैं फिल्म में कभी अगर देखने को भी मिले तो वो इग्नोर कर दिए जाते थे क्योंकि जनता को सिर्फ फिल्म देखनी होती थी, एंटरटेन होना होता था। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने कहा है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, देखिए ही नहीं सिर्फ लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये फ़िल्म कभी अपने बचपन में देखी थी या अपने कॉलेज एरा में देखी थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये फ़िल्म आई थी तो बहुत से लोग शायद उस टाइम पर स्कूल में होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे, तो कुछ बहुत ही छोटे होंगे। तो बताइएगा कि आप लोगों ने इस फिल्म को देखा था कभी सिनेमा घर में जब ये फिल्म उस वक्त रिलीज़ हुई थी। इसके गाने कोई भी आपकी कोई याद हो या अभी तक आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक, रिकमेंड करने लायक आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। और आई होप कि मैं कुछ और बताना आप लोगों को भूल ना रही हूँ। तो बस यही है कि बॉलीवुड की एक सच्चाई है,
जो इस फिल्म के साथ आपको देखने को मिलेगी कि कभी कभी अच्छा टैलेंट होता है, नेपो टैलेंट को भी आगे आने नहीं दिया जाता। ये कुछ ऐसे भी नेपो किड्स हैं जिनके बारे में मैंने बात करी है, जिनके पास टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन वो सपोर्ट नहीं होता है जो इनको बॉलीवुड से मिलता है। और उसकी शायद वजह यही रहती है कि ये सरेंडर नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते। और जीविता तो एक आउटसाइडर लड़की थी, तो हो सकता है उसने भी बहुत कुछ फेस किया हो, क्या किया हो, उसको वो सपोर्ट ना मिली हो, बहुत कुछ होता है जो ये लोग कभी भी खुलकर आकर नहीं बताएंगे। थोड़ा बहुत बताएंगे लेकिन वही वाली बात है कि अब तो खैर इनकी भी एज काफ़ी हो गई है। और उस वक्त ये लोग 20 22 23 साल के थे, तो अब आप सोचिए कि अब इनकी एज कितनी ज़्यादा होगी। तो खैर अब ये बेचारे क्या काम करेंगे, स्पेशली जीविता। चलो आदमियों को तो काम मिल जाता है, एक्टर्स को तो फिर एज उनके लिए मैटर नहीं करती है, बट एक्ट्रेसेस के लिए तो एक एक एज मैटर करती है। उनका मतलब चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें लेकिन एज मैटर करती है। तो बस इसी के साथ अब मैं वाकई अब वीडियो को बंद करती हूँ। और देखिएगा आप इस इतने 20 साल से भी ज़्यादा पुराने सिनेमा को, और उस टाइम का जो म्यूज़िक है, उस टाइम का जो कैसे मतलब होता था, कैसे इंटीरियर, मैं तो हर चीज़ नोट करती हूँ उस एरा में। मतलब मैं इतनी घुस जाती हूँ, नॉस्टैल्जिया हो जाती हूँ कि अच्छा पहले ये लोग ड्रेसेस वगैरह लोग तो खैर देखते ही हैं, मैं तो छोटी से छोटी चीज़ को भी देखती हूँ। फर्नीचर हो गया, मतलब हर चीज़ को जहाँ भी मेरा ध्यान जाता है मैं बड़े बारीकी तरीके से देखती हूँ और कुछ ज़्यादा ही नॉस्टैल्जिया में चली जाती हूँ। तो आप लोग भी जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे अपने ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस जो भी आपके मन में है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं वाकई वीडियो बंद करती हूँ, बहुत बोल लिया मैंने। थैंक यू सो मच।